हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया आज वनस्पति जगत यानी क्लास 11 का अध्याय 3, जिसका नाम है बच्चों वनस्पति जगत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज ये स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। देखिए जी, पिछले अध्याय में हमने बीटेकर 1969 द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। ठीक है, आपने वहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि इसमें अधिकांश उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है बच्चों, वो डिटेल में पढ़ना है प्लांटी। क्या पढ़ना है? प्लांटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय के में समय अनुसार परिवर्तन आया है। ठीक है, फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। देखिए, हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि जिनमें कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट वर्ग में रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन अब उन्हें कहाँ से निकाल दिया गया? प्लांटी वर्ग से निकाल दिया गया है। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है, इसलिए ये कहाँ पे थे? एक ही वर्ग में थे। आगे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरी शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। पहले ये क्या थे? जो साइनोबैक्टीरिया था वो बच्चों क्या था? ये नीलहरी शैवाल था, लेकिन अब ये शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, करेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले, ठीक है, आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। ठीक है, पहले दिए गए वर्गीकरण में आकार की मतलब जो बाहर से देखकर चीज़ों को पहचानने, ठीक है, मॉर्फोलॉजी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। आकार के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। ठीक है, यानी जो पहले पत्तियां कैसी हैं, चौड़ी हैं, पतली हैं, कि 100 हैं, 1000 में, कितने नंबर में, इन सब चीज़ों को देखते हुए वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः, ठीक है, कायिक गुणों अथवा पुंगंग, पुंगंग मतलब नर जननांग की रचना के आधार पर हैं। लीनियस की एक सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ठीक है, लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, यानी जो आकारकी पर आधारित वर्गीकरण थे, जो प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण थे, इसे लीनियस ने क्या बोला? कृत्रिम होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। ठीक है, जो पास वाली स्पीसीज थी वो क्या थी? बहुत ही अलग थी। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। याद रखिएगा, क्योंकि कृत्रिम जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, कौन सा वर्गीकरण बच्चों? कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण जो था उसमें लैंगिक और कायिक गुणों दोनों को इन्होंने क्या दे रखा था बच्चों? एक जैसा महत्व दे रखा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहे हैं बच्चों कि अब यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्गीकरण सिर्फ बाहर की चीज़ों देखकर बताया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण जो बच्चों होता है वो कहाँ का? अंदर की चीज। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वर्तमान में, ठीक है, कहाँ पे? वर्तमान में जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इस प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसको कहाँ रख सकते हैं बच्चों? सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिकी विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन
वर्ग की जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, लाइन टू लाइन आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। एक एक लाइन यहाँ पे आइए। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थायलॉइड। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ये सिंपल, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। थायलॉइड का मतलब इनमें देखेंगे तो जड़ तना पत्ती में आप विभेदन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा प्लांट जिसमें जड़ तना पत्ती में विभेदन ना कर पाए उन्हें थायलॉइड कहा जाता है। अब ये क्योंकि क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः जलीय होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। आलवणी जल यानी जिनमें नमक की मात्रा होती है उनमें भी, तथा आलवणी जल यानी जिनमें नमक की मात्रा नहीं होती उन्हें अलवणीय जल कहते हैं। और समुद्री, जिनमें समुद्री जल किन्हें बोलेंगे, जिनमें लवण की मात्रा होगी, यानी आप कह सकते हैं एक ऐसा पानी जिसमें नमक है, एक ऐसा पानी जिसमें नमक नहीं है, ये दोनों में शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, जीव हैं। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों या जहाँ पे पत्थरों पे नमी हो, मिट्टी हो तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथरिच। यानी आप कह सकते हैं जो शैवाल है कुछ कवक के साथ भी पाए जाते हैं, जब ये शैवाल कवक के साथ पाए जाते हैं तो इन्हें लाइकेन कहा जाता है, और कुछ जो रिच होते हैं उनमें ये स्लॉथ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है, यानी शैवाल का जो आकार होता है बच्चों बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कॉलोनी के फॉर्म में कौन रहता है, वॉलवॉक्स रहता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जुमा जैसे इनकी संरचना होती है, जो इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं, इनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। आगे बच्चों देखते हैं, शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। यानी शैवाल में 3 तरह के जनन पाए जाते हैं, पहला कायिक, दूसरा अलैंगिक और तीसरा लैंगिक। कायिक जनन जो होता है बच्चों विखंडन विधि, यानी जो शैवाल होगा एक शैवाल टूटेगा 2 शैवाल में बदलेगा तो दोनों शैवाल एक नई बॉडी का निर्माण कर लेंगे, इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, जू स्पोर। ये क्या होते हैं, जू स्पोर्स बनाएंगे, बीजाणु बनाएंगे, बीजाणु फूटकर एक नए कोशिका एक नए शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। इनमें कसाभिक यानी फ्लैजिला होता है जो आगे चलने में इनको मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, ये आगे बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं कि इनमें कसाभिक यानी फ्लैजिला युक्त कहाँ गया, सॉरी, कसाभिक युक्त फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान, सॉरी कहाँ गया, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम आगे निकल आए हैं। ठीक है, अब आए, ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं कि जो स्पोर थे इनमें कसाविक फ्लैजिला होता है और ये चलमान अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन 2 युग्मकों को संगलित से होता है, आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी होगा। ये युग्मक कसाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें देखिए ये जो युग्मक होते हैं अगर इनमें फ्लैजिला हुआ या फ्लैजिला नहीं हुआ, ठीक है, यानी समान प्रकार के हैं, एक में फ्लैजिला होगा और दूसरी कंडीशन में फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, जैसे यूलोथ्रिक्स अथवा फ्लैज, जो इसमें फ्लैज देखिए ये क्या है, आइसोगैमस है यानी सब युग्मकी हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो फ्लैजिला होता है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला पाया जाता है, और जो फ्लैजिला विहीन होता है उनमें क्या होता है, स्पाइरोगैरा। तो याद रखेंगे जो समयुग्मकी होते हैं यानी युग्मक जिसमें समान होते हैं, इनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक यूलोथ्रिक्स होता है और एक में स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होता है और स्पाइरोगैरा में फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है, आगे, अब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं। ठीक है, जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित हो तब उन्हें क्या कहते हैं, असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना। क्या कहते हैं, यूडोराइना। आगे बच्चों कह रहे हैं कि कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जन्म में एक बड़े अचल जो बड़ा हो, एक बड़ा गैमीट होगा एक छोटा गैमीट होगा, बड़ा गैमीट नहीं चल पाएगा, छोटा वाला गैमीट क्या होगा, चल लेगा। ठीक है, जैसे वॉलवॉक्स और फ्यूकस, याद रखिएगा। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी एग्जाम्पल कौन है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक्स में बच्चों क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा और स्पाइरोगैरा में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। असमयुग्मकी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, जैसे यूडोराइना। विषम युग्मकी में दोनों एक दूसरे डिफर होंगे, जैसे बड़ा वाला देखिए एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला होगा नहीं चल पाएगा, मादा युग्मक होगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, नर युग्मक, वो चलेगा, जैसे बॉलबॉक्स और फ्यूकस एग्जाम्पल है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ डिस्कस करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है।
मनुष्य के लिए सवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं बच्चों? शैवाल स्थिर करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए कुछ हैं, इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए वॉलवॉक्स है, फ्यूकस है, सारगासम है, क्लिम जिलेडियम है, पोरीफायरा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो लाइन है ये हरा शैवाल है, जो दूसरी लाइन देख रहे हैं भूरा शैवाल है, और तीसरा जो है वो लाल शैवाल है। जैसे हरा शैवाल में वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स आते हैं, भूरे शैवाल में लेमिनेरिया आता है। ठीक है बच्चों, यूलोथ्रिक्स आता है, और जो दूसरा है तीसरा है इसमें लाल शैवाल में पोरीफायरा पॉलीसाइफोनिया आता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी बच्चों। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, देखना है। आप अच्छे से समझेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए डिवीजन की बात करें तो यहाँ 3 भाग है। अगर हरा चावल है तो उसको क्लोरोफाइसी बोलेंगे, भूरा चावल है तो उसको फियोफाइसी बोलेंगे, और लाल चावल है तो रोडोफाइसी बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोफाइसी यानी हरा चावल, फियोफाइसी भूरा चावल, और रोडोफाइसी लाल चावल। ठीक है, इसमें जो प्रमुख वर्णक होते हैं, क्लोरोफाइसी में यानी हरे चावल में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा, जबकि भूरे चावल में क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथनिन होगा, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी और फाइको एरिथ्रिन होगा। ध्यान रखिए तीनों में क्लोरोफिल ए है, तीनों में क्या है, क्लोरोफिल ए है। पहले में क्लोरोफिल ए बी, दूसरे में क्लोरोफिल ए सी, और तीसरे में क्लोरोफिल ए डी। याद रखेंगे, जो ग्रीन शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल ए बी होता है, जो भूरा शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल ए सी होता है, और जो लाल शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल ए डी होता है। बस भूरे शैवाल में याद रखिएगा फ्यूकोजेंथनिन होता है, और इसमें लाल शैवाल में फाइको एरिथ्रिन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो संचित भोजन होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल लेमिनेरिया होता है, याद करना पड़ेगा आपको, और इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि लाल शैवाल में कौन सा भोजन संचय होता है, तो फ्लोरिडिन स्टार्च। भूरे शैवाल में मैनिटोल लेमिनेरिया, क्लोरोफाइसी में स्टार्च। ठीक है, अगर इनकी कोशिका भित्ति की बात करें तो जो क्लोरोफाइसी होती है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फियोफाइसी की सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है, और रोडोफाइसी की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर इसमें हम फ्लैजिला की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, फ्लैजिला की बात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लोरोफाइसी में 2, 8 समान शीर्ष, यानी 2 और 8 में होंगे, समान होंगे और शीर्ष पर पाए जाएंगे। फियोफाइसी में एक बड़ा होगा दूसरा छोटा, यानी असमान होंगे, पीछे की तरफ पास पीछे होंगे, जबकि रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया। ये फ्लैजिला का काम क्या होता है, इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, इनका आवास ये कहाँ पाए जाते हैं, जो क्लोरोफाइसी होता है वो लवण जल यानी बिना नमक वाले जल और नमक वाले पानी में, यानी आप कह सकते हैं कि खारा जल, लवणी जल और अलवण जल तीनों में पाए जाते हैं। फियोफाइसी लवण जल में बहुत कम, खारा जल और लवणीय जल में पाया जाता है, यानी ये समुद्री होते हैं। जबकि रोडोफाइसी लवण जल में कुछ पाए जाते हैं, खारा जल, लवण जल, और अधिकांशतः खारे जल में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, याद करिएगा, इसको चार्ट को बनाइएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या है कि जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। जहाँ पे होंगे वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज प्रजातियां, जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। किसके उपयोग, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। आगे कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैराजिन लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्लिसरीरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसे आगार आगार भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना, क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इसको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, साथ ही इसके मैट्रिक बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ तक आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।